एपिसोड के स्टार्टिंग में एक बूढ़ा आदमी बच्चे की तरह हरकत कर रहा था और बच्चे की आवाज में बोल रहा था। फिर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, वो अपना आंख बंद किया हुआ था। फिर वो बूढ़ा आदमी देखते ही देखते एक बच्चे में तब्दील हो जाता है और ये बच्चा एक बूढ़े आदमी जैसी हरकत कर रहा था और उसी की तरह आवाज भी निकाल रहा था। ये सब वो बूढ़ा आदमी व्हील चेयर पे बैठकर अपने ख्वाब में देख रहा था। तभी उसका आंख खुल जाता है। उस समय वो आदमी बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए वो वहां से भागने लगता है। उस समय उस हॉस्पिटल में एसीपी दिलेर भी अपने टीम के साथ आए हुए थे और वो डॉक्टर से उसी आदमी के बारे में पूछ रहे थे। तभी वो लोग देखते हैं कि वो आदमी उनके सामने से भाग रहा है। तब सब लोग भागकर उस आदमी के पास जाते हैं। तब एसीपी दिलेर उस आदमी को उठाकर उसका चेहरा देखते हैं। वो चेहरा देखकर एसीपी दिलेर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं, सुपर कॉप्स रणवीर था और वो बहुत बूढ़ा हो गया था। वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो किसी को पहचान भी नहीं पा रहा था। एसीपी दिलेर रणवीर को बैठाकर उसके साथ हुए घटने के बारे में पूछते हैं। तब रणवीर अपने ख्वाब में जो देखा था वो इन सबको बताता है। ये सब एसीपी दिलेर को समझ नहीं आता है। तब आदित्य रणवीर को वहाँ से लेकर चला जाता है। इस बीमारी के बारे में अभी तक डॉक्टर भी नहीं समझ पाया था। तब एसीपी दिलेर कवि से बोलते हैं कि अच्छी सूझबूझ वाला समझदार इंस्पेक्टर रणवीर, अगर उसकी ऐसी हालत हो सकती है यानी मामला बहुत गंभीर है। तब आगे की सीन में हम देखते हैं कि दो लड़के और एक लड़की एक जगह पे आते हैं। वहाँ पे वो किसी चीज को घुमाते हैं तो नीचे से एक दीवार निकलता है, उसमें एक गेट भी था। वो लोग उस गेट के अंदर चला जाता है। अंदर उन तीनों को एक लड़की मिलती है। इस लड़की का नाम जीना है और ये लड़की ही इस एपिसोड का मेन विलन है। वहाँ पे जीना उन तीनों को क्लब के अंदर लेकर जाती है। वहाँ पे वेटर उनके लिए ड्रिंक तैयार करता है और उसमें से एक गिलास में कोई गोली मिला देता है और उनके पास भेज देता है। वो तीनों उस ड्रिंक को पी लेते हैं। तभी उनमें से एक लड़के का मन घूमने लगता है। तब वो दोनों उस लड़के को वॉशरूम लेकर जाते हैं। तब अंदर जाके उन्हें पता चलता है कि वो लोग गलत जगह पर आ गए हैं। तब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे कोई बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। तब वो लोग दोबारा अंदर जाते हैं। अंदर उन तीनों को दो आदमी दिखाई देता है। वो आदमी इन तीनों को चुप बैठने के लिए बोलता है। इस बात से गुस्सा होकर एक लड़का उस आदमी का कॉलर पकड़ लेता है। तब वो आदमी उसे मारने के लिए हाथ उठाता है। तब जीना आके उस आदमी को रोक देती है और बोलती है कि तुमने इतनी जवान और खूबसूरत चीज पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? तुम जानते भी हो कि इस जवानी की कीमत क्या है? ऐसी बेशकीमती चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसके बाद जीना उन तीनों को लेकर चलने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ एसीपी दिलेर के पास एक औरत आती है और बोलती है कि मेरे पति पिछले 4 दिनों से घर नहीं लौटे हैं और अभी अभी हमारे फोन में एक मैसेज आया है कि उन्होंने हमारे अकाउंट से 1 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं, इसलिए मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तब एसीपी दिलेर उस औरत से उनके पति का फोटो मांगते हैं। तब वो औरत अपने पति का फोटो एसीपी दिलेर को दे देती है। उस आदमी का नाम धर्मेश है। इसके बाद आगे की सीन में हम देखते हैं कि जीना के आदमी उन तीनों लड़के का हाथ पैर बांध देता है और वहाँ पे जीना अपने हाथ में कोई जादू कर रही होती है। इसके बाद वो एक लड़के के पास जाती है और अपना एक हाथ उसके सिर के पास रखती है और धीरे धीरे करके उस लड़के की जवानी खींचने लगती है। तब थोड़ी ही देर में वो लड़का बूढ़ा हो जाता है और जीना उस लड़के की जवानी को एक बोतल में डाल देती है। इसके बाद वो दूसरे लड़के की तरफ देखकर बोलती है कि अब तुम्हारी बारी। इसके बाद हमें आगे का सीन दिखाते हैं। उसमें डॉक्टर सार्थक बौखलाए हुए थे क्योंकि उनके सामने 3 बूढ़े आदमी की लाश पड़ी हुई थी। तभी वहाँ पे एसीपी दिलेर, आदित्य और कशिश आ जाते हैं। वहाँ पे एसीपी दिलेर कवि से उनकी हैरानी का कारण पूछते हैं। तब डॉक्टर सार्थक उन तीनों की बॉडी दिखाता है। वो तीनों बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए थे। इसके बाद डॉक्टर उन तीनों का आई कार्ड दिखाता है। ये देखकर एसीपी दिलेर भी हैरान हो गए थे क्योंकि उसमें उन तीनों की उम्र बहुत कम थी। तब वो लोग समझ जाते हैं कि जो कुछ इन तीनों के साथ हुआ है वही सेम चीज रणवीर के साथ भी हुआ है, इसलिए वो भी बूढ़ा हो गया है। वहाँ पे कवि को एक कॉल आता है। तब कवि, आदित्य और कशिश वहाँ पर जाकर देखते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लाश पड़े हुए थे और ये लाश बिल्कुल वैसे ही थे जैसे लैब में रखा हुआ था। ये सारे लोगों को बूढ़ा करके मारा गया था। तभी आदित्य की नजर धर्मेश की लाश पर जाता है। तब कवि बोलता है कि इसके बारे में हमें इनकी वाइफ मधु जी को इन्फॉर्म करना होगा। वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि सारे लाशों के पैंट का पॉकेट बाहर है और सबके हाथ में से कीमती सामान को निकाला गया है। तभी वहाँ पे कवि की
नज़र एक औरत पर जाती है। वो औरत सुपर कॉप्स को देखकर वहाँ से भागने लगती है। तब सुपर कॉप्स उसका पीछा करके उसे पकड़ लेते हैं। तब आदित्य उसका सामान चेक करता है तो उसमें उन सारे लाशों के चुराए हुए सामान मिलते हैं। तब वो औरत बोलती है कि वो किसी को नहीं छोड़ेगी। तब कभी इन सब के बारे में उस औरत से पूछता है। तब वो औरत बताती है कि वो मेरी दादी की दादी कर रही है, जीना नाम है उसका। तब कशिश उसका उम्र पूछती है। तब वो औरत 300 साल बताती है और बोलती है कि वो ऐसे ही लोगों को मार के उनका उम्र चुरा ली है और वो इसी तरह से 200-300 साल से मार रही है सबको। कौन रोकेगा उन्हें, आप रोक लो। वो औरत बोलते बोलते रोड के उस पार चली जाती है। तभी उसके सामने से एक ट्रक गुजरता है और ट्रक के साथ वो भी वहाँ से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ जीना किसी के शरीर से उसकी जवानी खींच रही थी। तभी उसका आदमी आकर उसे बताता है कि पुलिस को हमारे लाशों के बारे में पता चल गया है और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और मुझे लगता है कि वो जल्द ही हम तक पहुंच जाएंगे। तब जीना बोलती है कि जीना के गुलाम छोटे मोटे खतरों से डरते नहीं हैं, उन्हें जो ढूंढना है ढूंढने दो। मुझे पता है कि मुझे उनके साथ क्या करना है। आगे की सीन में धर्मेश की पत्नी मधु एसीपी दिलेर को बता रही थी कि मेरे पति ने मुझे डिवोर्स पेपर भेज दिया है, ये सब मेरे पति के सिक्योरिटी की वजह से हो रहा है। वो 1 करोड़ रुपए भी उन्हीं के लिए निकाले होंगे। तब कशिश उनको धर्मेश की लाश दिखाती है। उसे देखकर वो औरत रोने लगती है। रोते रोते उसका ध्यान धर्मेश के हाथ पर जाता है। उसके हाथ पर एक टैटू बना हुआ था। तब मधु एसीपी दिलेर को बताती है कि ये टैटू तो मेरे बेटे तरुण के हाथ पे था। तब एसीपी दिलेर समझ जाते हैं कि ये लाश धर्मेश का नहीं तरुण का है और उसे भी बूढ़ा करके मार दिया गया है। तब मधु एसीपी दिलेर को बताती है कि आखिरी बार तरुण से मैं घर में मिली थी, किसी क्लब में जाने की बात कर रहा था। तब आगे की सीन में कशिश भेष बदलकर धर्मेश के सिक्योरिटी रिया के घर पे जाती है। वहाँ पे उसे पता चलता है कि धर्मेश ने रिया से बोला था कि वो दोबारा से जवान बन जाएंगे। वहाँ पे रिया कशिश को बताती है कि अभी कुछ देर पहले मैं उनसे मिली थी। तब हमें वही सीन दिखाने लगते हैं। उसमें धर्मेश रिया से मिलने आता है जो कि पूरी तरह से जवान बन गया था, लेकिन रिया को उसकी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगता है कि वो धर्मेश के बेटे तरुण है। तब कशिश रिया को अपनी सच्चाई बता देती है और बोलती है कि मुझे सिर्फ ये जानना है कि धर्मेश दोबारा जवान कैसे हुआ। तब रिया बोलती है कि मुझे क्या करना होगा। तब आगे की सीन में रिया एक पेड़ के पास खड़ी होती है। वो वहाँ पे धर्मेश के आने का इंतजार कर रही थी। उसके थोड़ी दूर पे ही कवि और कशिश भी रिया पर नजर रखा हुआ था। तभी धर्मेश वहाँ पे आ जाता है। वहाँ पे कवि और कशिश धर्मेश को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब कशिश रिया को धर्मेश से सबूत मांगने के लिए बोलती है कि वो जवान कैसे बना। तब धर्मेश रिया को बताता है कि मैंने एक पोषण खरीदा है, वो पोषण मुझे इतना जवान बना दिया। सरोज चौक के पास एक चाइनीज रेस्टोरेंट है, वहीं पे है ये क्लिनिक। ये सिर्फ रात को खुलता है। बहुत कम लोग जानते हैं इस क्लिनिक के बारे में। ये सब जानने के बाद रिया वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ आदित्य उस ट्रक वाले के पास पहुँच जाता है जिसमें वो औरत गायब हुआ था। वो ट्रक वाला आदित्य को बताता है कि वो औरत ट्रक से उतरकर सामने वाले घर में चली गई है। तब आदित्य कवि को फोन करके इसके बारे में बताता है। तब कवि कशिश के साथ आदित्य के पास आकर उस घर में छानबीन करने जाता है। सुपर कॉप्स को घर के अंदर जाते हुए जीना और उसके आदमी भी देख लेता है। वहाँ पे कवि, कशिश और आदित्य घर के अंदर उस औरत के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत भी थी। वो दोनों भी जीना के बारे में ही बता रहे थे कि ये सब उसी ने किया है। उसके हाथ में एक कला है जिससे वो लोगों का उम्र छीन लेती है और उससे एक द्रव्य बनाती है जिसे लेने से किसी की भी उम्र कम हो जाती है। फिर कशिश एक दरवाजा की तरफ देखती है और उसे खोलने लगती है। तब वो औरत सुपर कॉप्स को वो दरवाजा खोलने से मना करती है क्योंकि पहले वो जीना का कमरा हुआ करता था। ये बात सुनकर कवि दरवाजा को खोल देता है और उसके अंदर जाकर छानबीन करने लगता है। घर के बाहर जीना और उसके आदमी घर के चारों साइड से पेट्रोल डालकर उसे आग लगाने की तैयारी कर रहे थे। इधर कमरे के अंदर कवि को दीवार पे जीना के जादू का फॉर्मूला दिखाई देता है। फिर आदित्य देखता है कि फॉर्मूले में जो आईने का चित्र बना हुआ है वैसा आईना तो दीवार पे भी लगा हुआ है। फिर सब लोग उस आईने के पास जाते हैं। तब कवि उस आईने को तोड़कर देखता है तो अंदर एक बॉक्स रखा हुआ था। दूसरी तरफ जीना घर के बाहर आग लगा देती है। इधर बॉक्स के अंदर से कवि को एक डिब्बी मिलती है, उसमें वही द्रव्य रखा हुआ था। इतने में ही घर के बाहर रखा सिलेंडर ब्लास्ट होने
करने लगता है और पूरे घर में आग लग जाती है। वहाँ पे सुपर कॉप्स जैसे तैसे करके सबको लेके घर से बाहर आ जाते हैं। फिर आगे की सीन में कवि और आदित्य उसी चाइनीज रेस्टोरेंट के पास भेष बदलकर वही सीरम खरीदने के बहाने जाता है। वहाँ पे कवि और आदित्य का ये सीन काफी ज्यादा फनी लग रहा था। वहाँ पे वेटर कवि और आदित्य को उस जगह से बाहर निकाल देता है क्योंकि उनके पास वो सीरम खत्म हो गया था और सीरम लाने के लिए उन्हें क्लब एक्स जाना पड़ेगा और बिना मैडम के परमिशन वो वहाँ नहीं जा सकते हैं। वहाँ पे कवि छुपकर उनके ये सब बात सुन लेता है। तब कवि वापस से जाकर उस वेटर को एक चाटा मारता है। तब हम आगे की सीन में देखते हैं कि जीना और उसके आदमी कवि और आदित्य को बांध के रखा हुआ था। इन दोनों के अलावा जीना ने एक और लड़के को पहले से ही पकड़ के रखा हुआ था और जीना को पता चल गया था कि कवि और आदित्य पुलिस है। जीना उन दोनों के सामने एक लड़के की जवानी खींचकर उसे पी लेती है। इसके बाद जीना साइड में खड़ी होकर मेडिटेशन करने लगती है। वहाँ पे कवि के पास एक चाकू रखा हुआ था। वो उससे अपने हाथ में बंधी हुई रस्सी को काट लेता है और चाकू आदित्य के हाथ में फेंक देता है। तब आदित्य भी अपनी रस्सी को काट लेता है। तब कवि और आदित्य दोनों मिलकर जीना के आदमी से फाइट करने लगता है और उसे वहाँ से भगा देता है। तब जीना ताली बजा के अपने और आदमी को बुला लेती है। वो दोनों आदमी बहुत ज्यादा तेज था। वो कवि और आदित्य को मार कर जमीन पे गिरा देता है। तब जीना कवि और आदित्य से उसकी जवानी खींचने लगती है। तभी वहाँ पे एसीपी दिलेर और कशिश आ जाते हैं। तब जीना दोबारा अपने आदमी को बुला लेती है। तब वहाँ पे उन लोगों में फाइट शुरू हो जाता है। वहाँ पे काफी देर तक फाइट चलते रहता है। उस फाइट के बीच में ही जीना आदित्य के शरीर से उसकी जवानी खींच लेती है। तभी वहाँ पे रणबीर आ जाता है जो वो सीरम पीने के बाद पूरी तरह से ठीक हो गया था। वो जीना के आदमी का बहुत धुलाई करता है। ये देखकर जीना फिर से उसकी जवानी खींचने जा रही थी कि तभी रणबीर उसका हाथ पकड़कर उसी के तरफ घुमा देता है। इससे जीना खुद की जवानी ही खींचने लगती है। इसी के बीच में कवि आदित्य को दोबारा वो सीरम पिला देता है। तब तक जीना भी पूरी तरह से बूढ़ी हो जाती है और वो नीचे जमीन पे गिर जाती है और वहाँ पे आदित्य भी दोबारा से ठीक हो जाता है और वहाँ पे जीना बूढ़ेपन की वजह से मारी जाती है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। ये एपिसोड कैसा लगा दोस्तों, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आगे का एपिसोड देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।